हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने जो 2018 का जो ग्रुप डी में एग्ज़ाम हुआ था, उसी का साइंस का जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, आज उसका तीसरा पार्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है। तो देखिए, जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और जिसमें जब होता क्या है कि जब प्रोडक्ट बनता है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, उससे जब प्रोडक्ट बनता है तो इस प्रोडक्ट के साथ अगर ऊर्जा या फिर उष्मा या फिर गर्मी या फिर ऊर्जा या फिर उष्मा निकलता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें पहले ही उष्मा या फिर ऊर्जा लगता है और बाद में प्रोडक्ट बनता है, उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसको डिफिनेशन से देखते हैं थोड़ा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, जो प्रोडक्ट होता है उसके साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल दिया है, मीथेन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है और साथ ही ऊर्जा निकलता है या फिर ऊष्मा निकलता है। इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहा जाता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा या फिर ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि नाइट्रोजन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यहाँ जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हम लोगों ने रिएक्ट करवाया तो उसके लिए हमको ऊष्मा की ज़रूरत पड़ी, तब कहीं जा कर के नाइट्रिक ऑक्साइड बना, तो इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है। देखिए, पाइरूवेट का विभाजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। होता क्या है, जब ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ठीक है, जब इसमें जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब ये टूटता है तो ये बनता क्या है? तो ये बनता है 6O2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये कितना बनता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इतने ही अमाउंट में 6H2O भी निकलता है, पानी भी निकलता है, ठीक है। और साथ ही ATP देता है, ATP जिसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। और ये कितना ATP देता है? तो 36 ATP देता है और यही टूटता है और हमारे शरीर में हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो पाइरूवेट का विभाजन कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है। देखिए कब होगा, कितना डिग्री पे होगा? तो ये 90 डिग्री पे होगा। जब कॉइल को जो चुंबकीय क्षेत्र की धारा है, माफ कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, उसकी अगर 90 डिग्री पे अगर रखा जाएगा तो करंट मैक्सिमम होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है या झुक जाती है। देखिए होता क्या है कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो अगर रेयर मीडियम से जब डेंस मीडियम में ये जाती है, यहाँ पे ग्लास और पानी रेयर मीडियम में है और ग्लास डेंस मीडियम में है। रेयर मीडियम जिसका डेंसिटी कम होता है और डेंस मीडियम यानी कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो गिलास का डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। तो जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है, ये नॉर्मल है, ये प्रकाश की लाइट इधर से आ रही है, तो जब हम रेयर मीडियम से यानी कि पानी से जब गिलास में जाती है तो ये क्या होता है? ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है, साथ ही इसका स्पीड भी कम हो जाता है। एग्जैक्टली इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये झुक जाती है नॉर्मल की ओर और इसकी स्पीड भी कम हो जाता है। तो ये सामान्य की ओर झुक जाती है और ये धीमी हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और ये जो अभिक्रिया है इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विलयन में पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्च सांद्रता होती है। देखिए हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता होती है एसिडिक में। सोरेनसन के जो पीएच वैल्यू का जो स्केल दिया था, यहाँ पे होता 7, ये होता 7 से कम, इधर होता 7 से नीचे। 7 से कम यानी कि एसिडिक, जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और 7 से जितना ज़्यादा उतना बेसिक नेचर का होगा। और ये जो 7 होता है ये होता है न्यूट्रल। तो अगर 7 से कम है यानी कि एसिडिक है यानी कि उसमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होगा। H+ आयन कह लो या फिर H3O आयन कह लो, इसकी मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो ये एसिडिक है। और अगर OH नेगेटिव आयन की मात्रा ज़्यादा है तो ये बेसिक होगा, ये बेसिक नेचर का होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्च सांद्रता किसमें होता था। हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता किसमें है, एसिडिक में है। और एसिडिक क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम होता है। तो यहाँ पीएच वैल्यू सबसे कम किसका, 2.4 का। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 2.4 का। इससे थोड़ा सा कम इसमें होगा। और ये दोनों तो बेसिक नेचर का हो जा रहा है, इसमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा यूनिट क्या होगी। देखिए यूनिट में पूछा है, यूनिट क्या होगी। और यूनिट का सबसे पहले मालूम होना चाहिए। यूनिट को हम लोग लिखते हैं किसमें, किलोवाट आवर में लिखते हैं, किलोवाट आवर में लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पावर कितना दे रखा, तो पावर दे रखा P दे रखा है 120 वाट। और टाइम कितना दे रखा, टाइम दे रखा 8 आवर। और हमें पता है P बराबर क्या होता है तो इसको ऊर्जा कितना होगा, ठीक है, माफ कीजिएगा। एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर होता है P इंटू टी। एनर्जी बराबर क्या होता है, P इंटू टी। और P दे रखा 120 और टाइम कितना दे रखा 8 आवर। अब 8 इंटू 12 8 96, 96 एक 0 960। और ये 960 किस में निकलेगा, तो ये वाट आवर में निकलेगा। 960 वाट आवर। हमसे एनर्जी पूछा गया क्योंकि यूनिट को एनर्जी में ही लिखते हैं, तो वाट आवर। अगर हम 960 को अगर हमको किलोवाट में करना है तो इसको 960 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। 960 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं 1000 से, क्योंकि किलोवाट और किलोवाट में 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो किलोवाट में आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 3 जीरो के 3 के बाद जीरो यानी कि पॉइंट यानी कि 0.96 यूनिट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH का ट्वाइस। देखिए ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना, और एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये होता है कली चूना। कली चूना को जब पानी में डाल दिया जाता है तो इसे हीट निकलता है। जब सारा हीट निकल जाता है तो ये लास्टली बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। देखिए जितने भी मेटल होता है ये सब लचीला कोमल होता है, या फिर इसका बोल दो कि डक्टिलिटी इसका सबसे ज़्यादा होता है। फॉस्फोरस, कार्बन और सल्फर ये तीनों नॉन मेटल है और ये ब्रिटल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ जाती है। इसके द्वारा विकसित शक्ति डैश होगी। देखिए इसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी, एनर्जी पूछा। अभी हम लोगों ने देखा कि एनर्जी का सूत्र, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनर्जी बराबर होता है P इंटू टी। यहाँ पे क्या निकालने के लिए, विकसित शक्ति कितना हो जाएगा, तो पावर निकालना है। पावर निकालना है तो टाइम को इधर ले आते हैं, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा E/T।
और एनर्जी यहाँ पे कौन सी एनर्जी दे रखा है, क्योंकि सीढ़ियों पे चढ़ रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है कि वहाँ तक चढ़ने पे उसको कितना ऊर्जा, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किस में लिखते हैं, mgh में लिखते हैं, mgh और डिवाइडेड बाय टाइम। और m दे रखा कितना 40 kg, तो 40 गुना जी का वैल्यू दे रखा 10, यहाँ पे जी का वैल्यू 10 दे रखा है। mgh कितना है, तो 5 मीटर ऊंची चढ़ रहा है, 5 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जा रहा है, कितने सेकंड में, तो 10 सेकंड में। टाइम है और माफ़ करना 4 सेकंड में, 4 सेकंड में। तो इस 4 से इसको काट देंगे तो 10 और इंटू 10 100 इंटू 5 500, तो 500 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होगा। भार पूछा है, मास पूछता है तो कोई चेंजिंग नहीं होता, भार पूछा है यानी कि 1/6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह किस समूह में हेलोजन को रखा गया। तो देखिए हेलोजन को 17वां समूह में रखा गया है, 18वां समूह में इनर्ट गैसों को रखा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो तनों, जड़ों तथा पत्तियों में अलग नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, जब हम लोग समूह थैलोफाइटा पढ़ते हैं, देखिए जब समूह थैलोफाइटा में पढ़ते हैं तो थैलोफाइटा में जितने भी अलगी है ये अलगी आता है, और अलगी में ही ये कारा और स्पायरोगायरा ये दोनों ही आता है। और ना तो इसमें प्लांट में जो जड़, तना और पत्तियां है ये इसमें विकसित नहीं होता है, यानी कि एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें ना तो जड़ मिलेगा आपको, ना तो तना मिलेगा, ना तो पत्तियां मिलेगा, और फूल और फल तो होता ही नहीं है। और इस तरह के जो भी प्लांट आता है उसे थैलोफाइटा में रखा गया है, थैलोफाइटा समूह में रखा गया है। अब यहाँ पे जो आपके जो बोर्ड वाले ने आरआरबी ने स्पायरोगायरा को करेक्ट आंसर मारा, जबकि इसका आंसर कारा भी या फिर चारा भी होगा। इसका आंसर दोनों ही होना चाहिए, लेकिन इसको बोर्ड में सिर्फ स्पायरोगायरा मारा है। अब ये क्यों किया है हमको पता नहीं, जबकि इसका करेक्ट आंसर दोनों ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। देखिए सरल अस्थायी उत्तक हम जब टिश्यू पढ़े थे, इससे पिछले क्लास में जब हम लोगों ने टिश्यू पढ़े थे तो टिश्यू हम लोगों ने कई तरह के पढ़े थे। उसमें से एक था एक सिंपल टिश्यू था और एक था कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंप्लेक्स टिश्यू में भी 3 तरह के पढ़े थे, कोलेनकामा, स्क्लेरेनकामा और पेरेनकामा। तो पेरेनकामा, कोलेनकामा, स्क्लेरेनकामा ये तीनों ही सिंपल टिश्यू में आता है। यहाँ पे बोला निम्न में से कौन एक अस्थायी उत्तक नहीं है, तो अस्थायी उत्तक कौन सा नहीं है, सिंपल सरल अस्थायी उत्तक नहीं, तो सिंपल अस्थायी उत्तक कोलेनकामा है, स्क्लेरेनकामा है, और ये जो है ना जीवितक, ये भी सिंपल टिश्यू में ही आता है। लेकिन ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम। 2 प्रतिरोध, एक 10 ओम और एक 20 ओम है, 6 वाट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, सर्किट में विद्युत धारा करंट कितना जाएगा वो पूछा गया है। देखिए ओम्स के नियम क्या कहता है, ओम्स के नियम कहता है V = IR, ठीक है। अब अगर एक सर्किट हम बनाते हैं, इसमें 2 रेजिस्टेंस दिया गया है, एक है 10 ओम का और एक है 20 ओम का, एक है 20 ओम का, और ये 6 वाट का 6 वोल्ट का, माफ करना 6 वोल्ट का बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब पूछा गया कि धारा की, यहाँ से जो धारा जाएगा ये करंट, यहाँ से ये करंट कितना जाएगा। देखिए जब भी सीरीज़ में जुड़ा हुआ रहता है तो ये जुड़ जाता है, और जब पैरेलल में जुड़ा होता है तो 1/में हम लोग इसको करके लिखते हैं। तो सीरीज़ में जुड़ा हुआ यानी कि जुड़ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको V = IR में पुट करते हैं तो V = IR, I करंट हमको निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा V/R, और V दे रखा कितना 6 वोल्ट, और R कितना दे रखा 20 और 10 30। अब इसको काट देते हैं तो 6 × 5 = 30, ऊपर में कितना बचा 1। अगर हम यहाँ पे एक 0 डालते हैं, अगर 0 डालते हैं तो पहले पॉइंट आ जाएगा यानी कि 10, तो पॉइंट और 5 दूनी 10 0.2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2 एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। देखिए क्रिस्टलीकरण का पानी मतलब कि इसमें पानी नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है।
कॉपर सल्फेट, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CuSO4 और इसमें कितना पानी होता है, तो 5H2O होता है, 5H2O होता है, इसमें पानी होता है। बेकिंग सोडा इसमें क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसमें पानी नहीं होता और इसका करेक्ट आंसर भी यही होगा। जिप्सम को किस में लिखते हैं, जिप्सम को क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और इसमें होता है 2H2O। और जब इसी कैल्शियम सल्फेट को, जिप्सम को 120 डिग्री में अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो पेरिस ऑफ प्लास्टर बनता है और उस कंडीशन में हाफ H2O हो जाता है। तो यहाँ जिप्सम है तो यहाँ पे 2H2O हो जाएगा। तो इसमें भी पानी होता है, पेरिस ऑफ प्लास्टर में भी पानी होता है, इसमें 2, इसमें 5 यूनिट पानी होता है। और अगर हम बेकिंग और वॉशिंग सोडा की बात कर लेते हैं तो वॉशिंग सोडा में क्या होता है, Na2CO3 और 10H2O, इसमें तो सबसे ज़्यादा पानी होता है 10H2O। तो इसका जो किस में पानी नहीं होता है, तो ये होता है बेकिंग सोडा में। चलिए आगे चलते हैं। श्रवणी रेंज से नीचे आवृत्तियों यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। देखिए, एक होता है ऑडिबल साउंड से एक होता है कम, एक होता है ज़्यादा। अगर कम आते हैं तो इसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक साउंड और ज़्यादा होता है तो इसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, ये होता है 20 हर्ट्ज से नीचे या फिर 20 हर्ट्ज तक के साउंड जो होता है उसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को 20 के हर्ट्ज तक के साउंड को ऑडिबल साउंड कहा जाता है। अगर यहाँ तक जो सुना जा सकता है उस साउंड को ऑडिबल साउंड कहा जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया नीचे जो श्रावणी यानी फिर ऑडिबल साउंड से जो नीचे होता है उसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। तो इंफ्रासोनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, देखिए परमाणु से एटॉमिक नंबर के आधार पर किसने किया था, मेंडलीव, डोबेनायर और न्यूलैंड, इन तीनों ने एटॉमिक मास के आधार पर पीरियडिक टेबल बनाया था। इन तीनों ने, मेंडलीव ने, डोबेनायर ने और न्यूलैंड ने, तीनों ने एटॉमिक मास के। लेकिन जो मोसले जी थे इन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पर, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में, ये एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में बनाया था, जबकि मोसले जी ने एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में जितने भी तत्व है उन सबको पीरियडिक टेबल में सजाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोसले। देखिए, अगर पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी यानी कि पीरियडिक टेबल का फादर ऑफ पीरियडिक टेबल कौन है, तो मेंडलीव हो जाएगा, मेंडलीव। लेकिन अगर पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल तो हो जाएगा मोसले। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन गलत था और इसको सारा स्टूडेंट के लिए इग्नोर कर दिया गया है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का पूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है, उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इंसानों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में ही, उसके नाभि पे होता है। तो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगला क्वेश्चन, यदि दो, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको भी इग्नोर कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया था यदि दो असमान द्रव्यमान में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होती है। ये इस क्वेश्चन को भी इग्नोर कर दिया गया सारा स्टूडेंट के लिए, इसको भी हम लोग छोड़ते हैं अभी। 5 से 8% एसिडिक एसिड को कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिरका, विनेगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन और बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन भी करता है। तो एक लोता ये होता है हाइड्रा में मुकुलन, बडिंग भी होता है और पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन भी होता है। ये दोनों ही होता है किसमें, हाइड्रा में। देखिए, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है। तो रासायनिक रूप से देखिए जो विद्युत बल्ब जो घरों में यूज़ किया जाता है बल्ब, उसमें या तो आप नाइट्रोजन डालते हैं या तो आर्गन डालते हैं। आप जो भी ऑप्शन में है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, या नाइट्रोजन ऑप्शन में है आपका। अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो अगर आर्गन होता तो आर्गन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाता।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था में सब लड़कों में दिखाई देता है? देखिए, लड़कों में जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, और अगर यही बात लड़कियों की कर दिया होता तो ये होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।